कोई डाउट है लास्ट लेक्चर से किसी को? अच्छा, लास्ट कल आपको पढ़ने के लिए दिए थे और नोट्स बना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। ठीक है, पीडीएफ विजिबल है? पीडीएफ दिख रहा है सबको? क्वेश्चन बन गया? ठीक है, ये क्वेश्चन था कल आपका होमवर्क में 1 और 2 हो गया। ये सबका बन गया क्वेश्चन? सबका क्वेश्चन हो गया? हो गया है तो यस लिखिए, फिर आगे चलेंगे। बाकी लोगों का किसी को डाउट है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोसिस। सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्वेंट का। तो कौन सा सॉल्यूट? वो हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बेसिकली सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, ये एक पहला देखा हमने। सेकंड हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। उसके बाद हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस।
देखो ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले बताया है सरफेस केमिस्ट्री में, हम इसे आज फिर से देखेंगे एक बार। ठीक है, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है इससे बेसिकली क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू इधर एक साइड में सॉल्यूशन होता है, एक साइड में सॉल्यूशन है और एक साइड में आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, या यू कहिए, सॉरी डाइल्यूट की जगह इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इधर में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इधर में डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट होता है कि यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का जो कंपोजिशन है वो इतना कम होता है कि हम उसे एज ट्रीट करते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करता है सॉल्यूशन के तरफ। ठीक, एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस जिसमें सॉल्यूशन के तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही फ्लो होना चाहिए, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता है। देखिए अगर इस ड्राइंग में आप देखो तो ड्राइंग में देखो टोटल कितने सर्कल दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ है ये 7 सर्कल दिखाए हैं। देखिए यहाँ पे भी 7 सर्कल ही दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये मान के चला जाता है कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का हो रहा है, किधर, तो सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, और ये कब होता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ये जो प्रोसेस है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ठीक है, यू कहिए तो ये 1 atm बार पे होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, इस फंडा को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक, ये परमिएबल मेम्ब्रेन आपने सॉरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है, मैंने सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको लिखवाया है, इसलिए मैं आपको वापस से यहाँ नहीं बता रहा हूँ। आप एक बार वापस अपना नोट्स चेक करेंगे। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेसिकली ये एनिमल के बॉडी पार्ट से बनता है या एनिमल के मेम्ब्रेन्स होते हैं। अब देखिए इसका इसमें एक थ्योरी लागू होती है, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर थ्योरी ऑफ ऑस्मोसिस। अभी वेपर प्रेशर थ्योरी क्या है, जब इस ये जो हमारे पास बीकर है इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, या यूँ कहिए इसको हमने कंप्लीटली ढक दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर हम कैसे डिनोट करते हैं, पी नॉट से, और जो सोल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर कैसे हम नोट डाउन करेंगे, तो पी एस से। ठीक है, तो आपको पहले भी मैंने बताया और अभी बता रहा हूँ कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की हम बात करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की हम बात करें कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट में ऐड हो रहा है तो जो हमारा वेपर प्रेशर है, जो हमारा वेपर प्रेशर है, ठीक है, सॉल्यूशन का, वो डिक्रीज हो जाएगा हमारा प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से। ठीक, तो जब हम इसको ढक देंगे और इसका वेपर प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पे, तो ये वेपर प्रेशर यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगाएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये वेपर प्रेशर जो है वो डाउन साइड में फोर्स लगाएगा और जिसकी वजह से यहाँ से इधर की ओर सॉल्वेंट का मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक, वो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जो प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट के वजह से लग रहा है, सॉल्यूट के वजह से नहीं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर थ्योरी ऑफ ऑस्मोसिस, इसको कहा जाता है वेपर प्रेशर थ्योरी ऑफ ऑस्मोसिस।
देखिए क्या लिखा है, द थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरी थ्योरी। जो कैपिलरी ट्यूब हम पढ़ते हैं तो कैपिलरी थ्योरी भी इसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a semi permeable membrane कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कैपिलरी ट्यूब्स। ठीक है, स्मॉल कैपिलरी ट्यूब्स कहने का क्या मतलब है, इस ड्राइंग में आप देखो तो इस ड्राइंग में आपको यहाँ पे एक छोटा सा होल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हर कुछ डिस्टेंस में ये छोटा सा होल देखने को, देखो मैं ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ, इस ड्राइंग को ढंग से देखिए। ठीक, यहाँ पे छोटा सा जो ये गैप है, इस गैप में एक होल बना होता है। ठीक, इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब इसी चीज को कहा जाता है। ठीक, according to this theory, a semi-permeable membrane consists of small capillary tubes through which neither the solvent nor the solute can pass. इससे ना ही solvent pass हो सकता है, ना ही solute. However, the vapors of solvent can pass. ठीक है, इससे सिर्फ vapor निकल सकता है solvent का. The solute being non वोलाटाइल। यहाँ से ना ही सॉल्यूट निकल सकते हैं, ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं। निकल क्या सकता है, तो जब सॉल्वेंट आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वही सॉल्वेंट इस होल से या ट्यूब से पास कर सकते हैं। सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब पी नॉट जो है वो पी एस से अधिक होता है, इसलिए जो सॉल्वेंट का जो वेपर्स है, वो सॉल्वेंट का वेपर क्या होगा, इधर से ट्रैवल करना चालू कर देगा, और जिसके वजह से हमको ये दूसरा कंडीशन देखने को मिलता है कि इधर में सॉल्वेंट घट रहा है और इधर में सोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, और इसी को हम ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं। देन नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अब देखिए ये जो प्रोसेस है हमारा, ये हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस है। यहाँ तक किसी को डाउट है, या एक काम कीजिए आप इसको एक बार पढ़िए पूरा, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर में चलेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फटाफट पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी लोगों को, बाकी सबको देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक का, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। अभी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोसिस से ही जुड़ा हुआ है। अब जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंटेनर या बीकर जो है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास यहाँ, और यही प्रेशर सॉल्वेंट को इधर से इधर धक्का मारता है। कब, जब आपने यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं लगा रखा है, मतलब ऊपर का एरिया अगर खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, लेकिन अगर ऊपर का एरिया खुला हुआ नहीं है, पैक है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो हम करते क्या है इसमें, ये जो लेवल है, ये जो सोल्यूशन का जो लेवल है और ये जो सॉल्वेंट का जो लेवल है, हम इसको अगर, हमें इसे अगर बराबर करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है यहाँ पे, ये प्रेशर क्या करेगा, इस सोल्यूशन को नीचे की तरफ धक्का मारेगा।
ठीक, जिसके वजह से हमको वापस से कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा, वापस से ये पहला कंडीशन देखने को मिलेगा, वापस से हम फर्स्ट वाले कंडीशन पे चले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने प्रेशर लगाया है, यहाँ पे जो हमने प्रेशर लगाया है, ये प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहिए। ठीक है, जब ढक्कन खुला हुआ है तो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड में जो भी हमने प्रेशर लगाया था, ये जो प्रेशर राइट साइड में लगा रहे हैं वो लेफ्ट वाले के बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका ये सोल्यूशन नीचे की ओर आएगा। ठीक, तो ये जो प्रेशर हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने बाद में लगाया है, जिससे सोल्यूशन हमारा नीचे की ओर आ रहा है, इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है। ठीक है, तो एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, समझ लीजिए, इसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, उसे हम देखते हैं आगे। सबसे पहला, ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, जो आपने पहले भी पढ़ा है, 9th-10th में भी आपने पढ़ा है। यहाँ फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू रो एच जी। रो हमारा डेंसिटी है, एच हमारा हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखिए यहाँ पे रो जी एच है, ये आपको दिखाया गया है, ये हाइट लिक्विड का, लिक्विड जो है कितना ऊंचा गया है बेस लाइन से, इसको हम बेस लाइन लेके चलते हैं। जैसे ये हमारा बेस लाइन हो जाएगा, बेस लाइन से लिक्विड कितना ऊपर गया है उसको हम एच पकड़ के चलेंगे। ठीक है, डेंसिटी होगा इसका, इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है उसे हम रो लेके चलेंगे, और जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। डेफिनेशन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली हम यहाँ पे जो है ये वाटर का सोल्यूशन यूज करते हैं या वाटर यूज करते हैं, इस वजह से हाइड्रोस्टैटिक लिया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बेसिकली वाटर के टाइम पे यूज करते हैं इसलिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन ए वर्टिकल कॉलम, ये हमारा वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, ऊपर वाला हाइट जो है, as a result of osmosis when the solution is separated from the solvent by semi permeable membrane। जब सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये अलग है किसके द्वारा, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग है। किससे, तो सॉल्वेंट से। इस कंडीशन में एक प्रेशर यहाँ लगेगा, इसके ऊपर एक प्रेशर लगता है, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, और इसी प्रेशर को यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू रो जी एच या रो एच जी, जैसे आपको समझिए तो वैसे कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, सेम प्रोसेस सेम फंडा जो अभी आपको यहाँ ऊपर समझाया था, वैसा ऐसा ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर वैसे ही डिफाइंड है हर जगह, लेकिन डेफिनेशन का फर्क होता है, लिखने का फर्क होता है। आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, द एक्सेस प्रेशर that is external pressure which must be applied to a solution to prevent the flow of solvent molecules into it through the semi-permeable membrane as a result of osmosis is called as osmotic pressure। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन समझने कैसे, तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो लिखा है यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एक्सेस प्रेशर, वो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। ठीक है, ये एक्सेस प्रेशर है जो कहाँ लग रहा है, तो सोल्यूशन पे लग रहा है। ठीक है, सोल्यूशन के ऊपर लग रहा है, अप्लाइड टू ए सोल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये प्रेशर उतना होना चाहिए जिससे कि यहाँ से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स जो है उसका फ्लो रुक जाए, फ्लो बंद हो जाए, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कहाँ से, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। और ये कब होता है, तो ऑस्मोसिस के वजह से होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं।
ये हमारा है दूसरा डेफिनेशन। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सेकंड डेफिनेशन को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका दोनों दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स दोनों के ऊपर आते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों एनसीईआरटी में है, दोनों ही न्यूमेरिकल के लिए यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ ऑस्मोसिस। आप सबने गैस लॉज पढ़ा है 11th में, ठीक है, वहाँ पे हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह पढ़ा है, गैस इक्वेशन हमने देखा है, आइडियल गैस इक्वेशन। सेम चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे, जो लॉज ऑफ ऑस्मोसिस है, ठीक है, जो लॉज ऑफ ऑस्मोसिस है वहाँ पे हम गैस लॉ पढ़ते हैं। जो इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने पढ़ा है वहाँ पे इक्वेशन, जैसे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये जो है हमारे पास पी वी, तो पी हमारा क्या है, प्रेशर, वी है हमारा वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कांस्टेंट और टी है हमारा टेम्परेचर। कब यूज किया जाता है, तो आइडियल कंडीशन में यूज किया जाता है, या यूं कहिए कि जो हमारा आइडियल गैस है, जो आइडियल गैस है वहां पे हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन में भी सेम इक्वेशन यूज किया जाता है, लेकिन फर्क क्या है, हम जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, ढंग से देखिए इक्वेशन, आपको डेरिवेशंस वगैरह नहीं आता है इसके ऊपर। ठीक है, नॉर्मली अगर पूछा जाए तो आप हम ये लॉज लिखते हैं। तो जो प्रेशर है गैस का P, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू पाई। ठीक है, वो पाई में बदल जाता है। वॉल्यूम वॉल्यूम में रहेगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ हम जो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हम यूज करते हैं गैस में, तो नंबर ऑफ मोल्स ही यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हम आर यूज करते हैं गैस कांस्टेंट में। ठीक है, तो इस जगह पे हम आर भी यूज कर सकते हैं, और आर के जगह पे एस भी यूज होता है। आर को कहते हैं हम गैस कांस्टेंट, एस को कहते हैं हम सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, एस को हम कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। और उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर, दैट इज टी। तो एक साइंटिस्ट है वेंट हॉफ, ठीक है, वेंट हॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया क्या था सोल्यूशन के बारे में, जो लॉ उन्होंने दिया था, बेसिकली उन्होंने गैस के जो लॉज है उससे ही इस लॉ को उठाया था। देखिए यहाँ पे लॉज मैंने लिखा है बॉयल्स लॉ, या यूं कहिए हमने जो 11th में पढ़ा है बॉयल्स लॉ, वो यहाँ पे बदल गया बॉयल्स वेंट हॉफ लॉ। जो हमने वहाँ चार्ल्स लॉ पढ़ा है वो यहाँ पे बदल गया चार्ल्स वेंट हॉफ लॉ। ठीक है, तो उन्होंने उसी लॉ से मॉडिफाई करके ये इक्वेशन दिया है। देने का क्या रीजन है कि वो कहते क्या थे कि अगर हमने, मान लीजिए हमने गैस, अगर हम गैस को पढ़ रहे हैं तो गैस हमारा क्या है, ये इक्वेशन शो करता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो इसी चीज को अगर सपोज कीजिए जो गैस यहाँ पे है, ठीक है, अगर इसी गैस का हम लिक्विड ले, या यूं कहिए तो इसी गैस का अगर हम सॉल्यूशन ले, ठीक, इसी गैस का अगर हम सॉल्यूशन लें और उसके बाद इस सॉल्यूशन का कुछ यहाँ पे भाप बन जाए या वेपर हम उसका बनाए, तो यहाँ पे जो प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, यही प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे, बशर्ते टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। टेम्परेचर सेम एंड कंसंट्रेशन बोथ आर सेम। किसके कंडीशन के लिए, तो ये गैस के कंडीशन के लिए भी और ये सोल्यूशन के कंडीशन के लिए भी। ध्यान से देखिए इसको रिलेट कैसे किया था उन्होंने। उन्होंने क्या कहा, अगर हम कोई गैस ले रहे हैं, ठीक, और उसी गैस का अगर हम सोल्यूशन लेते हैं, जब दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, क्योंकि गैस है तो गैस को हम कंसंट्रेशन में ले सकते हैं, वॉल्यूम में ले सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो प्रेशर गैस लगाएगा वही प्रेशर जो है यहाँ पे सॉल्यूशन भी लगाएगा। लेकिन
लेकिन एक चीज हमको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं दैट विल बी ए डाइल्यूट सोल्यूशन, वो यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो ऐसा क्यों एप्लीकेबल है, लेकिन तो अगर हम गैस की बात करें, ठीक, तो गैस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल गैस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूट सोल्यूशन में जो प्रॉपर्टी है वो प्योर सॉल्वेंट की होती है, इसलिए सोल्यूट जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। इस वजह से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हमको देखने को मिलेगा वो वेपर प्रेशर प्योर किसका देखने को मिलेगा, तो प्योर सॉल्वेंट का देखने को मिलेगा। इस वजह से उन्होंने ये रिलेशन दिया था कि गैस और डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो आइडियल इक्वेशन है, ये जो आइडियल इक्वेशन है वो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक। तो मॉडिफिकेशन कहाँ है, सिर्फ सिंबल्स में, हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स में मॉडिफिकेशन है। यहाँ प्रेशर गैस के टर्म में पी से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे प्रेशर जो है पाई से डिनोट किया जाता है। PV is equals to nRT, pi V is equals to nRT या फिर NST। R हमारा गैस कांस्टेंट, S हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट, N हमारा नंबर ऑफ मोल्स, T हमारा टेम्परेचर, ठीक है, ये सब वही है। उसके बाद एक चीज और, गैस इक्वेशन में जो R की वैल्यू है, जो R की वैल्यू है गैस कांस्टेंट की, वही वैल्यू S का भी रहेगा। ध्यान से सुनिए, जो R का वैल्यू है वही S का भी वैल्यू रहेगा हर किसी यूनिट में, ठीक है, हर यूनिट में जो या यूं कहिए हर सिस्टम ऑफ यूनिट में जो R का वैल्यू है वही S का ही लेंगे, ठीक है। 0.0821 अगर R का लेंगे तो S का भी वही चीज लेंगे। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ जो गैस यूज किया जा रहा है सेम गैस का यहाँ पे सोल्यूशन भी बनाया जा रहा है या सोल्यूशन भी लिया जा रहा है, इस वजह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है यहाँ तक रिलेट करने में? यहाँ तक रिलेट करने में किसी को डाउट है कुछ? एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो मैंने लिखा है वो आपको समझा देंगे। जो भी मैंने अभी बताया है आप एक बार ढंग से देख लीजिए कहाँ पे क्या लिखा है, कौन इक्वेशन कैसे रिलेट किया है। उसके बाद जो यहाँ थ्योरी लिखा गया है वो आपको समझा देंगे। चलिए फटाफट देख कर क्लियर कीजिए। बाकी सबका क्लियर है? देखो अब देखिए यहाँ पे वेंटॉफ ने क्या कहा, सब्सटेंस इन सोल्यूशन बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक गैस, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस है सोल्यूशन में वो ठीक उसी तरह बिहेव करता है जैसे गैस। And the osmotic pressure of a dilute solution is equal to the pressure which the solute would exert if it were gas at the same temperature occupying the same volume as the solution। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे सॉल्यूट आया है, यहाँ पे सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट आ गया, ध्यान से सुनिए, यहाँ मैं सॉल्वेंट करके आपको सब नोट्स दूंगा। सबसे पहला
बॉयल्स वेंटॉफ लॉ, वहां पे क्या था, हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, यहाँ है बॉयल्स वेंटॉफ लॉ। ये क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन के, ठीक है, सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या तो यूं कहिए कि जो भाप बन के निकल रहा है, ठीक है, जो प्रेशर जो जनरेट होगा वो पूरी तरीके से आपका सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कितना भाप बन रहा है। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो सॉल्वेंट का वो एरिया कवर अप कर देगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। देन उसके बाद एक लॉ है चार्ल्स वेंटॉफ लॉ। ये इसने क्या कहा था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, या यूं कहिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से डील कर रहे हैं इस वजह से। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन किया जाए तो हमको ठीक वैसा ही इक्वेशन देखने को मिलता है, पाई वी इज इक्वल्स टू एन एस टी और पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक उसी तरीके से जैसे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी था वैसा इसको अगर अरेंज करें तो पाई इज इक्वल्स टू एन एस टी अपॉन वी इज इक्वल्स टू सी एस टी अपॉन वी। सी यहाँ पे कंसेंट्रेशन है, एस हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है। और ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ज़्यादा कारगर है, इसलिए इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए अधिकतर टाइम पे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इस चैप्टर, देखो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और इसमें कुछ और डेफिनेशंस हैं जो रह गए हैं, तो डेफिनेशंस मैं आपको कल कराऊंगा। और जो असाइनमेंट है इसका असाइनमेंट आपको आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक में किसी को डाउट है? चलिए ठीक है, तो मैं आपको असाइनमेंट शाम तक दे दूंगा। ठीक, वो आपको एक दो दिन में करना होगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे। ठीक है।